हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट, और जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट डिस्कशन में सीखा था स्प्रिंग मास सिस्टम। और वो सिस्टम कहाँ पे था? हॉरिजेंटल सरफेस पर था। सिस्टम कहाँ पे था बच्चों? हॉरिजेंटल सरफेस पे था। आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और लास्ट डिस्कशन में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वो कैसे सीखा था कि स्प्रिंग कैसा था? मासलेस। स्प्रिंग कैसा था? मासलेस। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले वो सिस्टम बना के दिखाना है। और आज का जो डिस्कशन होगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, स्प्रिंग का कुछ फाइनाइट मास कंसीडर करेंगे। ठीक है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्प्रिंग मासलेस हो, ठीक। लेकिन आपके जो एग्जाम्स में आते हैं 99% आपके सवाल ऐसे आते हैं जहां पर आपको बोला जाएगा मासलेस स्प्रिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चंस बन जाता है कि आपके पास स्प्रिंग का कुछ ना कुछ मास गिवन होगा। ठीक है? तो आज हम उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को फाइंड करना चाहते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें स्प्रिंग के मास को भी कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले लास्ट डिस्कशन में हम लोगों ने ये पढ़ा, हमारे पास एक फिक्स एंड से एक स्प्रिंग कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती थी, और इस स्प्रिंग से एक मास हुआ करता था जिस मास को हम लोग लिया करते थे m। ये मास होता कहां पर था? ये मास होता था ऑन हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी इस पूरे सरफेस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। इस सरफेस पर जिस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस सरफेस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक आसानी से आगे और पीछे जा सकता है। ठीक है ना? और भी याद रखेंगे। यहां पर एक और चीज है सर, एयर का कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। बच्चों, मैंने आपको बताया भी है, सिखाया भी है कि एक प्योर सिंपल हार्मोनिक मोशन होना बहुत रेयर है, क्योंकि लॉसेस तो होने ही वाले। ठीक है ना? तो हम लोग ऐसा अभी आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस, कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। कंडीशन नंबर 1 क्या थी? सर, इस स्प्रिंग के पास कोई भी मास नहीं था। ठीक है ना? तो हम लोगों ने क्या माना था? सर, ये ब्लॉक मीन पोजीशन के अलोंग कुछ आगे जा रहा था। कितना आगे जा रहा था? x आगे जा रहा था, और इसी मीन पोजीशन के अलोंग x पीछे आ रहा था। कब आ रहा था? व्हेन, जब हम इसके ऊपर क्या कर रहे थे? एक पुल अप्लाई कर रहे थे। ठीक है ना? खींच रहे थे इसको। तो हम लोगों ने क्या किया था? अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे थे, और रीस्टोरिंग फोर्स, दोनों को क्या कर रहे थे? एक बराबर कर दे रहे थे। ठीक है ना? अब सर डिस्कशन में है क्या, बताओ जरा तो ध्यान से। अब देखो, सेम सिस्टम मैं यहां पर बनाता हूं। जो आज का डिस्कशन हम लोग का होने वाला है, ये इस सिस्टम पर होने वाला है। ये फिक्स एंड, ये वही स्प्रिंग है जो स्प्रिंग पहले थी, और ये आपका मास रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? ऑन हॉरिजेंटल सरफेस। और ये सरफेस भी कैसा है? ये सरफेस भी है फ्रिक्शनलेस सरफेस। ठीक है ना? ये सरफेस भी कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सरफेस कैसा है बच्चों? फ्रिक्शनलेस सरफेस। इस पर ब्लॉक रखा हुआ है, और ब्लॉक क्या कर सकता है? आगे पीछे मूव कर सकता है। लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये भी क्या कर सकता है? अपनी मीन पोजीशन के अलोंग x आगे जाएगा पुल अप्लाई करने के बाद, और x पीछे आएगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है, आगे और पीछे। यानी खींच कर अगर छोड़ देंगे तो क्या करेगा? आगे और पीछे, आगे और पीछे करने वाला है। या फिर कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो क्या करेगा? आगे और पीछे। दोनों सिस्टम सेम ही है। अब करना क्या रहेगा? सर, यहां पर ये जो स्प्रिंग हुआ करती थी, ये कैसी होती थी? मासलेस। इसके पास कोई भी मास नहीं हुआ करता था। ठीक है ना? सर, ये स्प्रिंग जो है, इसके पास है क्या? इसके पास है फाइनाइट मास, यानी कुछ अमाउंट ऑफ मास है इसके पास, जिसको हम लोग कंसीडर कितना कर रहे हैं? मास ऑफ स्प्रिंग, जिसको मैंने नाम क्या दे रखा है? ms। ठीक है ना? सिस्टम सेम है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। ब्लॉक का मास कितना मान रखा था? m। ठीक है? और उस टाइम पर हमारे पास इसके लिए टाइम पीरियड कितना आ रहा था? याद करो जरा, फटाफट याद करके बताओ मुझे। टाइम पीरियड का सर कैलकुलेशन आपने किया था t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k।
क्या कैलकुलेट किया था आपने? T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k। सर m क्या है? मास ऑफ ब्लॉक। लेकिन यहां पर तो मास ऐड हो रहा है इसमें। इसका मास कितना है सर? इसका मास है ms। तो हमारा आज का जो डिस्कशन मेन फोकस है वो किस पर है? वो इसी बात पर है। सर अभी मास तो इतना था, अभी मास क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें फाइंड करना है व्हाट इज टाइम पीरियड। इस इंस्टेंट पर हमारे पास टाइम पीरियड कितना होगा, यही पता करना है। आज का जो ओवरऑल एजेंडा क्या है, यही है। और इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं आपके आईआईटी जेई में भी फ्रेम होते हैं और नेट और गेट में भी फ्रेम हो सकते हैं। ठीक, आराम से बनेगा, कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। ठीक, तो अभी करना क्या रहेगा सर? ये तो हमारे पास मेरा सिस्टम है खुद का, जहां पर ये कैसा स्प्रिंग कैसा मासलेस, लेकिन यहां पर क्या करे, ऐसा क्या कर दे? तो देखो बच्चों, मैं आपको यही समझाने वाला हूं और एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्प्रिंग का जो भी मास है वो मास तो ले लेने वाले, और करेंगे क्या, इसका सबसे पहले बोलेंगे कि लेंथ कितना है इसका। और एक बात और याद रखेंगे, ये जो स्प्रिंग का मास हमने लिया है ना, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ। किस पर? इसकी लेंथ पर यूनिफॉर्मली मास कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं कि भाई यहां पर मास कुछ ज्यादा हो गया, यहां पर मास कुछ कम हो गया, यहां पर मास कुछ ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी भी सेक्शन के स्प्रिंग को कट करूं तो मुझे यूनिफॉर्मिटी ऑफ मास मिले। ठीक है, तो ऐसा याद रखेंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो और करेंगे क्या, निकालेंगे इनका काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसी भी इंस्टेंट टी पर काइनेटिक एनर्जी। किसके लिए? फॉर दिस स्प्रिंग के लिए। फिर किसके लिए निकालेंगे? फॉर दिस ब्लॉक के लिए। दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, इफेक्टिव मास पता करेंगे, और उस इफेक्टिव मास को ही हम लोग पुट कहां पे करेंगे? इस मास पे। यानी अल्टीमेटली एट लास्ट हम लोग कंपेयर करने वाले कि भाई ये जो हमारे पास टाइम पीरियड आया है और उस टाइम पीरियड में मेरे पास इफेक्टिव मास कितना आता है। यानी अगर मैं स्प्रिंग मास को इंक्लूड कर दूं तो मेरे पास टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा। अभी हम लोग कितने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए पढ़े? सर स्प्रिंग कितना है? एक। स्प्रिंग कितना है? एक। मास कितना है? एक। आने वाले फर्दर क्लासेस में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा कि अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग हो या एक से ज्यादा मास हो तो कैसे डील करेंगे प्रॉब्लम को। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे ना? तो अभी मैं आपके ओल्ड सिस्टम को इरेज कर देता हूं और इस सिस्टम पर काम करते हैं अपने लोग। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, लिखते हैं ध्यान से। मास ऑफ स्प्रिंग तो हम लोगों ने लिख लिया है आराम से। तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? दैट इज मास ऑफ स्प्रिंग लिख लिया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लेंथ सबसे पहले लिखते हैं। लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना है? लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितना है बच्चों? बताइए जरा जल्दी से। लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कितना कंसीडर किया था? सर L कंसीडर किया था। कितना कंसीडर किया था? L। तो मैं लिख देता हूं लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज L। स्प्रिंग का टोटल मास कितना है बताइए? स्प्रिंग का टोटल मास कितना है? वो है ms। तो हम लोगों ने लिख रखा है स्प्रिंग का मास कितना है? ms। तो अगर मैं यूनिट लेंथ पर मास पता करूं तो मैंने पता किया यूनिट लेंथ मास कितना आ जाएगा? सर टोटल मास कितना है? ms। किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? L पर। ठीक है ना? और अगर मैं अब छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं, क्या कंसीडर करना है बच्चों? एक छोटा सा एलिमेंट। तो हम लोगों ने कंसीडर किया सबसे पहले यहां पर। अब मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से डील करूंगा और आपको समझाते भी चलूंगा। तो मैं करने क्या वाला हूं, देखो ये मास तो आगे जा रहा था। सर अगर मैं इस स्प्रिंग को देखूं तो स्प्रिंग का, अगर मैं सपोज करो कि स्प्रिंग पर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट किया कुछ यहां पर ए। क्या सेलेक्ट किया? एक पॉइंट ए। सर अगर ये आगे जा रहा था तो ये ए भी आगे चल रहा था।
सर ये अगर पीछे आ रहा था तो ए भी पीछे आ रहा था, आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ये ब्लॉक आगे और पीछे मूव कर रहा था उसी तरीके से इस स्प्रिंग पर कोई अगर मैंने एलिमेंट कंसीडर किया ए, तो वो भी क्या करेगा, आगे जाएगा और पीछे आएगा। उस एलिमेंटल मास को पता किया जाए कितना है। तो सबसे पहले मैं इसका एक एलिमेंट कंसीडर करता हूं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने एक छोटू सा एलिमेंट कंसीडर किया है जिसको मैंने नाम रखा है कितना कितना, ये कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम रखा है ds। एलिमेंट कितना है भाई, ds, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, और जिसके पास मैं मास कितना एज्यूम कर रहा हूं कि भाई आपके पास मास कितना है, आपके पास मास है dm, एलिमेंट का नाम कितना क्या है ds लेंथ का, ये क्या है ds, यानी यहां पर जो छोटू सा एलिमेंट मैंने कंसीडर किया वो कितने लेंथ का है ds लेंथ का, और उसके पास मास कितना है dm, और वो इस फिक्स एंड से कितनी डिस्टेंस पर है, वो है s डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर बच्चों है, s डिस्टेंस पर। तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये है कितनी डिस्टेंस पर, s डिस्टेंस पर। अब मैं लिखते चलता हूं। सबसे पहले तो हम लोग क्या कंसीडर किया है, कंसीडर अ एलिमेंटल स्प्रिंग का एक एलिमेंट कंसीडर किया ऑफ लेंथ, जिसका लेंथ कितना है ds, ठीक है ना, हैविंग मास कितना मास है बच्चों dm, ठीक है ना, जिसके पास मास कितना है dm, एंड कहां पर प्लेस है, प्लेस कहां पर प्लेस है, s डिस्टेंट फ्रॉम फिक्स्ड एंड, फिक्स एंड से कितने डिस्टेंस पर प्लेस है, s डिस्टेंस पर प्लेस है। गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। तो अगर मैं छोटे से मास को, जैसे देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले लेंथ ऑफ स्प्रिंग दिस, मास ऑफ स्प्रिंग इज ms, यूनिट लेंथ ऑफ मास यानी एक लेंथ का मास कितना है ms अपॉन l। तो अगर मैं इस छोटू से मास का, यानी इस छोटू से मास का किसका dm का मास पता करूं तो कितना होगा भाई, बोलो। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितने लेंथ के लिए है, यूनिट लेंथ के लिए, कितने लेंथ के लिए है, यूनिट लेंथ के लिए। तो अगर मैं ds लेंथ के लिए मास पता करूं जिसका मास कितना है dm, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई dm मास कितना होगा, वो होगा कितना सर, ये आपके पास यूनिट लेंथ मास यानी ms अपॉन l इंटू कितना, इंटू हो जाएगा ds। मैं रुक जाता हूं बच्चों, मुझे लगा थोड़ा सा कि रुक जाना चाहिए। हमने सिंपली यूज किया है कि भाई l लेंथ का मास कितना है ms, तो अगर मैं एक लेंथ का पता करूं, यूनिट लेंथ का पता करूं तो कितना हो जाएगा ms अपॉन l। तो अगर मैं ds लेंथ का पता करूंगा तो क्या करूंगा सर, आप सिंपली कर सकते हैं दैट इज इसमें ms अपॉन l में ds का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझिए, जैसे मैं ऐसा बोलूं कि मुझे 10 टॉफी का रेट पता है, टॉफी ना 10 टॉफी का रेट पता है मुझे, अब और 5 का पता करना है, 10 का पता है मुझे क्या करना है 5 का पता करना है। तो स्कूल में सिखाया जाता था ना कि सर 10 का पता है तो क्या करो, जो भी टोटल अमाउंट है उसको 10 से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, 1 का पता चल जाएगा। फिर क्या करो, फिर कितने का चाहिए सर 5 का चाहिए, तो 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बचपन वाला ट्रिक है ना, एकदम कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, ठीक। तो वही मैंने किया है। तो मेरे पास क्या आ गया सर, ये आ गया आपके पास मास, ठीक है। करना क्या था सर, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे थे किसी भी इंस्टेंट पर, तो सर मास तो आ गया, वेलोसिटी बता देते तो काम चल जाता। यही तो करने वाले हैं ना, ध्यान से देखिएगा। मास हमको पता चल चुका है dm, अब हमको क्या निकालना है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए चाहिए क्या सर, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। अब ध्यान से देखते चलेंगे जरा। अगर मुझे बताओ जरा, आपके पास लेंथ कितना है l, लेंथ कितना है l,
इसकी अगर इनिशियल पोजीशन, ds एलिमेंट की इनिशियल पोजीशन कहां पर है, s पर, यानी ये क्या है इसका, फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स एंड। तो मैं अगर l के लिए बात करूं कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है, s है। बात समझ में आई, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। तो अगर मैं यूनिट के लिए बात करूंगा तो कितना करेंगे सर, सिंपली s अपॉन एल यूनिट लेंथ के लिए, ठीक है ना। और अगर मैं बात करने वाला हूं किसके लिए बात करूं, x डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसके लिए बात करूंगा, x, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट कितना दे रहा हूं, x दे रहा हूं। ये देखो जरा डिस्प्लेसमेंट। अब आ जाती है ट्रिक, यहीं पर ध्यान से समझेंगे। इस स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो हमने कैसे पता किया है सर, हम ये जो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा था सिस्टम का उससे कंसीडर कर रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि सर आपने बता दिया है ऐसे। आपको क्या करना है, इस मास को हमने क्या किया, खींचा, और खींचने से कितना डिस्प्लेस हुआ था, x। तो स्प्रिंग भी तो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना। बात आई कि नहीं आई। अगर मैंने खींचा कितना, x, तो कौन डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग। इनिशियल पोजीशन, एट इनिशियल पोजीशन देखिए जरा। तो मैं लिखता हूं कहां पर, इसको हटा देता हूं या तो यहीं पे लिखता हूं ताकि आपको और क्लियर आए। यहां पर अगर मैं लिखूं, देखो जरा, L क्या है, लेंथ ऑफ स्प्रिंग के लिए आपके पास इनिशियल पोजीशन ऑफ ds कितना है सर, s पर है। ds का पोजीशन कहां पर है, s पर। और अगर मैं बोलूं कि यूनिफॉर्म के लिए, यानी 1 यूनिट के लिए यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता तो कितना होता सर, यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना होता सर, वो हो जाता s अपॉन l। और अगर मैं x डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालूं, कितने डिस्प्लेसमेंट के लिए, फॉर x डिस्प्लेसमेंट, x के लिए ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा s अपॉन l इंटू एक्स। ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। मैं रुक जाता हूं, फिर से रुक जाता हूं सर। बताइए, यहां पे आपने सिंपली बोला है कि डिस्प्लेस कर रहे हैं, स्प्रिंग भी आगे पीछे जा रहे हैं, तो वही तो बोल रहे हैं सर। आपको जब ने फोर्स नहीं लगाया था तो इसकी पोजीशन कहां पे थी, एस पे थी। सपोज करो कि थोड़ा सा यूनिट गया होगा, यूनिट खींच के देखा, तो यूनिट के लिए कितना हो सकता था, एस अपॉन एल, ठीक। और अगर मैं एक्स डिस्प्लेस कर रहा हूं तो एक्स के लिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा एस अपॉन एल इंटू एक्स। क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट आ गया, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे इसका, टाइम डेरिवेटिव आता है ना। देखो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे टाइम डेरिवेटिव। और टाइम डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास सर, वेलोसिटी ऑफ किसका निकाल रहे हैं, स्प्रिंग। तो क्या निकालेंगे, इसका टाइम डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे s अपॉन एल dx अपॉन dt। आई बात समझ में, कितनी आसानी से आ गया बच्चों, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे ना। हमारे पास क्या आ चुका है सर, मास पता कर लिया था, वेलोसिटी पता करना था, निकाल लिए हैं वेलोसिटी। क्या करेंगे सर, सिंपली लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन बताने की जरूरत है नहीं ना। देखो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन सर, काइनेटिक एनर्जी होती है सिंपली हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, हाफ mv स्क्वायर। तो इस स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मैं कहां पे लिख दूं, यहीं पे लिखता हूं, स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा किसी भी इंस्टेंट, कहां पर, ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कौन सी एनर्जी है, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, वही निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे सर, वो लिखेंगे हाफ, मास कितना है भाई dm, वेलोसिटी कितनी है vs, क्या कर देंगे स्क्वायर। ये आपका किसी भी इंस्टेंट पर स्प्रिंग का क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर dm का वैल्यू पुट करेंगे, यहां पर vs का वैल्यू पुट करके काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। किसका काइनेटिक एनर्जी आ रहा है सर, ये आ रहा है सिर्फ स्प्रिंग का। फिर किसका निकालेंगे, ब्लॉक का। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो
देखते चलिएगा ध्यान से, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। क्योंकि आप लोग बहुत तेजी से स्किप कर जाते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक है, ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंस्टेंटेनियस, तो मैं लिखता हूं इसको, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग भी। क्या लिखेंगे? इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। देखो के एस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? मास कितना है? डीएम रख दो सर, एम एस मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन लेंथ इंटू कितना? डी एस। आगे चलते हैं सर, मल्टीप्लाई कर दो वीएस का स्क्वायर। वीएस का क्या करना है? स्क्वायर। तो वीएस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर? यहां पर अगर वीएस का स्क्वायर होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? एस अपॉन एल, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। dx अपॉन dt, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बच्चों ये dx अपॉन dt है क्या? ये तो v है ना, ये क्या है? ये तो v ही है ना, तो ऐसा गड़बड़ी नहीं करेंगे, ध्यान से समझते चलेंगे। और क्या हो गया? s अपॉन l का स्क्वायर इंटू कितना? dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। अब इसको अगर ओपन अप कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा? और याद रखिएगा, अगर ये मैं किसके लिए ले रहा हूं? एट एनी इंस्टेंट। तो अगर मुझे ये और आ कितना रहे सर? ये तो सिर्फ छोटू से एलिमेंट का ही तो आ रहा है ना, मुझे क्या चाहिए? पूरे का चाहिए। तो पूरे के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। सर ये बताइए, ये s जा कहां से कहां तक सकता है? फ्रॉम 0 से कहां तक? मैक्सिमम लेंथ तक। कहां से कहां तक चल सकता है? 0 से लेकर l तक। तो क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद, ये काइनेटिक एनर्जी लिखने के बाद, ये कैसा है? ये एलिमेंटल है ना, तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। कहां से कहां तक? 0 से लेकर l तक। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये लिखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और वो भी कैसा? तो मैं इसको बना देता हूं कि भाई ये है क्या? ये वही डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, यानी छोटी सी काइनेटिक एनर्जी। लिखते हैं एम एस, वैसे ही सेम पड़ा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन इससे कोई लेना देना नहीं रहा। ये रहा L और ये रहा इसका L स्क्वायर, मिलकर क्या हो जाएगा? L का क्यूब। ठीक, आप लोगों ने कुछ मिस किया? हाँ, क्या मिस किया? 1/2। तो 1/2 कौन लगाता? मैं ही लगाऊंगा, क्योंकि मैं ही कर रहा हूं। ठीक है, तो 1/2 ms L क्यूब, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास s का स्क्वायर, s का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? ds, और क्या बच जाएगा? dx अपॉन dt। तो मैं dx अपॉन dt को इधर कर देता हूं, तो आप लिखेंगे dx अपॉन dt का होल स्क्वायर s स्क्वायर ds। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे सर? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग। तो मैं निकाल लेता हूं, देखिए क्या आएगा आपके पास? आ जाएगा दैट इज, इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन किया तो डी के एस यानी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इक्वल टू आपके, और मिल जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग क्या हो जाएगा सर? हाफ एम एस यानी मास ऑफ स्प्रिंग अपॉन कितना? एल क्यूब। सर डी एक्स अपॉन डी टी से कोई लेना देना नहीं रहा, इसको बाहर करिए, इंटीग्रेट करिए कहां से कहां तक? 0 से लेकर एल तक, एस स्क्वायर डी एस। ठीक है, और ये मैंने आपको इंटीग्रेशन करना सिखाया भी था, याद रखेंगे कैसे आता था सर? सर आपने फॉर्मूला सिखाया था। क्या सिखाया था? अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है कहीं से भी कहीं तक, किसका करना है? x पावर n dx का, तो आप सिंपली करते थे कितना? सिंपली लिखते थे x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो अगर आपके पास है s का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? s पावर 3 अपॉन 3। तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूं ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इनको कि भाई यहां पर क्या हो जाएगा? s स्क्वायर अपॉन 3। और सर अगर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, सपोज करो कि यहां पर है ना, यहां पर कितना है? दैट इज, मैं वैल्यू निकाल देता हूं फटाफट।
तो इसके बाद के स्टेप में लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ms अपॉन एल क्यूब dx अपॉन dt का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा s स्क्वायर अपॉन 3, तो लिमिट सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 3, क्या हो गया एल क्यूब अपॉन 3 माइनस कितना 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो करते थे। इसका मैंने इंटीग्रेशन करेंगे, इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आएगा एस क्यूब अपॉन 3, लिमिट सेट करेंगे 0 टू एल, क्या हो जाएगा एल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 3, वही मैंने एल क्यूब अपॉन 3 सेट कर देना है। ठीक है, मैं इतना आपको समझाने के बाद लिख रहा हूँ, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा कि सर ये कैसे आ गया, तो मैंने लिखा एल क्यूब अपॉन 3। अब बताओ मुझे ये एल क्यूब और ये एल क्यूब, ये तो नहीं रहे अब, कि रहे अभी, ये लोग नहीं रहे, बचे क्या है आपके पास, तो बचेगा आपके पास 1 अपॉन 2 और 3, ये मिल गए कितने 6 हो गए, 2 3 जा 6, ये रहा आपके पास ms, और बचा क्या है आपके पास dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब किसका लिखे सर ब्लॉक का लिख दीजिए अब, और दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो मैं लिखता हूं अब ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी। और आप बताइए जरा ब्लॉक के का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास या मास ब्लॉक दैट इज m, कितना मास था उसका m। ठीक है, उसके लिए कितना हो जाएगा सर, उसके लिए आप लिख सकते हैं कि m इक्वल टू कितना हाफ, मास कितना है भाई m, वेलोसिटी कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट है x, तो वेलोसिटी कितना लिखेंगे आप बताइए जरा, वेलोसिटी लिखेंगे dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, ये रही वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है dx अपॉन dt, याद रखिए ये वेलोसिटी है dx अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपके पास ये रहा काइनेटिक एनर्जी मास का, ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का, दोनों को क्या करें जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ता हूं मैं, देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर, टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा दैट इज हाफ m dx अपॉन dt का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 6 ms dx अपॉन dt का होल स्क्वायर। बताइए बच्चों कौन सा क्या कॉमन हो जाएगा, आपके पास कॉमन क्या होगा सर, कॉमन मेरे पास आएगा, किसको किसको कॉमन करें बताओ बताओ जल्दी जल्दी, तो मैं करता हूं सबसे पहले हाफ यानी 1 अपॉन 2। ठीक है, और किसको कॉमन करें, आप कॉमन कर सकते हैं किसको, दैट इज dx अपॉन dt को के स्क्वायर को, तो आपके पास बचेगा क्या, बचेगा आपके पास m प्लस ms अपॉन 3, m प्लस ms अपॉन 3। और अगर मैं इस वेलोसिटी वाले को इधर रखूं तो आपके पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे हाफ, ये रहा आपके पास जो रिमेनिंग बचा है, और ये रही आपके पास वेलोसिटी का स्क्वायर। और इसको मैं आपके ओरिजिनल इक्वेशन से अगर कंपेयर करूं काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था सर बताइए, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या था, बोलो बोलो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता था हाफ mv का स्क्वायर, ये तो है वेलोसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं सर। सर ये आपके पास क्या आया, यही है वो बच्चों इफेक्टिव मास जिसकी तलाश में हम लोग थे। ठीक है ना, इफेक्टिव मास कितना आ गया m प्लस ms अपॉन 3, पक्का गड़बड़ नहीं करेंगे। तो आपके पास सिंपली अब क्या करना है सर, अब मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, इफेक्टिव मास आ चुका है, मैं पुट करके टाइम पीरियड निकाल लूंगा। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले क्या लिखूंगा, देखो दिस m प्लस ms अपॉन 3
ये क्या है, दिस वन बी इफेक्टिव मास, किसका मास है, इफेक्टिव मास ऑफ द सिस्टम, इस स्प्रिंग मास सिस्टम का ये क्या है, इफेक्टिव मास। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें सर, अब टाइम पीरियड निकाल दो, तो टाइम पीरियड सिंपली निकालेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है, कितना जानते थे हम लोग जानते थे t इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k। जहां पर क्या रहेगा सर, m क्या है, m इज मास ऑफ द ब्लॉक हुआ करता था, अभी क्या हो जाएगा, दिस वन बी m इफेक्टिव, क्या हो जाएगा, m इफेक्टिव अपॉन कितना, k। बताइए जरा k क्या है, समझाया है आपको, k क्या है, k इज स्टिफनेस, या फिर जिसको क्या बोला करते थे, स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर क्या बोला करते थे, फोर्स कांस्टेंट। नहीं समझ में आया तो भाई कितना हार्ड है स्प्रिंग, उसको खींचने में कितनी मेहनत लगेगी, कौन बताएगा, स्टिफनेस। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इफेक्टिव मास को पुट कर देंगे, तो t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m इफेक्टिव कितना था, मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाई 3 टोटल डिवाइडेड बाई k। सर यही हमें निकालना था और ये हमें मिल चुका है। ठीक है, आसानी से आ गया ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना, पक्का। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर कोई डाउट आपका बच जाता है तो प्लीज बताइए। थैंक यू बच्चों।